मैं डॉक्टर सुमित्रा मीना, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, क्लास बीएससी पार्ट थर्ड। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने एक्सक्रीशन के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि एक्सक्रीशन जो है किन पदार्थों का किया जाता है, एक्सक्रीशन से हमारा तात्पर्य क्या है। तो हमने ये भी बताया कि एक्सक्रीशन शब्द जैसे ही आता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स पे हमारा ध्यान चला जाता है। यूँ तो हमारे शरीर में और भी कई सब्सटेंसेज हैं जो एक्सक्रीट किए जाते हैं, चाहे वो गैसियस फॉर्म में एक्सक्रीट किए जाते हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में फिकल एक्सक्रीटा है, वो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। लेकिन जनरली हम जैसे ही एक्सक्रीशन की बात करते हैं हमारा ध्यान नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स पे जाता है। और हमने ये भी पढ़ा कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उनके आधार पर किस प्रकार हम जंतुओं को कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। मेनली हमने 3 कैटेगरीज़ बताई थी, जिसमें मैंने बताया था आपको कि वो जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको हम अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं। ये जंतु एक्वेटिक होते हैं। अमोनिया बहुत पॉइजनस गैस होती है और इसको इमीडिएट उत्सर्जित करना आवश्यक होता है और इसे उत्सर्जित करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, लोअर एक्वेटिक एनिमल्स जैसे प्रोटोजोन्स है, पोरीफेरेंस है, एट्सेट्रा, ये अमोनिया का डायरेक्ट उत्सर्जन करते हैं। इनकी सेल्स डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में होती हैं और वहाँ से जैसे अमोनिया बनती हैं वो एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। दूसरा हमने पढ़ा था यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक यानी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं का वह समूह जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। और तीसरा यूरियोटेलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक में माइनर डिफरेंस है। अमोनिया जो अधिक हानिकारक पदार्थ हैं, उन जीवों में जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती हैं, उस कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर में अमोनिया को इमीडिएट एक्सक्रीट करना आसान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ये अमोनिया लेस हार्मफुल सब्सटेंस यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये यूरिया कुछ समय तक बॉडी में रह भी जाता है तो इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं होता है। यूरिया उत्सर्जित करने वाले जीवों को हम यूरियोटेलिक कहते हैं। लेकिन यूरिया के उत्सर्जन के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। तो यूरिया उत्सर्गी जो जीव हैं, उन जीवों में भी पानी की आवश्यकता होती है और यूरिया वे जीव उत्सर्जित करते हैं जिनको इजीली काफ़ी मात्रा में पानी अवेलेबल होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर में पानी की कमी होती है या उनको कम पानी मिल पाता है, जैसे रेगिस्तान में रहने वाले जीव, बरोइंग एनिमल्स। और कुछ एडेप्टेशन है, जैसे फ्लाइट एडेप्टेशन। बर्ड्स में यदि वो वाटर को कैरी करेंगे तो बॉडी वेट बढ़ जाता है, जो फ्लाइट एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम देखते हैं कि बर्ड्स जहाँ फ्लाइट एडेप्टेशन के अंतर्गत आता है, कम पानी जो है बॉडी में होता है। और रेप्टाइल्स वगैरह जो बरोइंग एनिमल्स हैं उनमें भी पानी की कमी होती है या कम पानी उनके पास होता है। डेजर्ट एनिमल्स हैं, तो ये एनिमल्स जो है ज़्यादातर यूरिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं। यूरिया जो है वो भी एक हार्मफुल सब्सटेंस है और हार्मफुल सब्सटेंस होने के कारण इसको भी हम ज़्यादा टाइम तक बॉडी में रिटेन नहीं कर सकते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है।
इसलिए जो है यूरिया को लेस हार्मफुल पदार्थ यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यूरिक एसिड को उत्सर्जित करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। और यूरिक एसिड जो है एक सेमी सॉलिड सबस्टांस जैसे बीट वगैरह के रूप में होता है, इस रूप में एक्सक्रीट किया जाता है। जबकि यूरिया को उत्सर्जित करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और पानी के साथ जब यूरिया को उत्सर्जित किया जाता है तो उस सब्सटेंस को हम यूरिन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने कैटेगराइजेशन पढ़ा। अब हम किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें। स्ट्रक्चर जैसे किडनी का एलएस काटे तो हम देखते हैं कि किडनी को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। बाहरी भाग कॉर्टेक्स और भीतरी भाग मेडुला। कॉर्टेक्स में कॉर्टेक्स जो है ग्रेन्युलर पार्ट होता है, क्योंकि इसमें मेलपिजियन ट्यूबुल्स होती हैं। मेलपिजियन ट्यूबुल्स में ग्लोमेरुलाई होते हैं, और ग्लोमेरुलाई जो है कॉर्टेक्स भाग में लाल चमकदार स्पॉट के रूप में हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं, लाल बिंदुओं के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और ये ग्लोमेरुलाई जो है मेलपिजियन ट्यूबुल्स का ही मेलपिजियन ट्यूबुल्स वाले रीजन में हमें दिखाई देते हैं। मेडुला भाग में लूप ऑफ हेनले होता है। कई किडनी के अंदर कई पिरामिड्स होते हैं, कई उभरे हुए भाग होते हैं जो कॉर्टेक्स में दसे हुए रहते हैं। मेडुला जो है वो किडनी के लास्ट में एक कैलिक्स पार्ट में होता हुआ यूरेटर में ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हम मेजर तौर पे, मोटे तौर पे हम किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो हम किडनी को दो भागों में बांटते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स में मेलपिजियन ट्यूबुल्स होती हैं, मेडुला में लूप ऑफ हेनले होता है। मेलपिजियन ट्यूबुल्स के कारण कॉर्टेक्स जो है ग्रेन्युलर होता है, मेडुला कैलिक्स के द्वारा यूरेटर में ओपन होता है। ये हम किडनी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन मेजर तौर पे, मोटे तौर पे हम देखते हैं। अब किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें, सूक्ष्म संरचना यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि किडनी के अंदर कई छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, और उनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन जो है किडनी की फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन्स किडनी की फंक्शनल यूनिट है, जिनको हम वृक्क नलिकाएं भी कहते हैं। नेफ्रॉन्स जो है किडनी की फंक्शनल स्ट्रक्चर हैं, और नेफ्रॉन्स के बारे में हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे।